जो भी काम है, जो मैंने बोले हैं या जो होने चाहिए वो सारे काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो चुनौती है बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से हुआ, सारे काम आसानी से आराम से होंगे, बस समय जो लगता है वो लगेगा। लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट था वो ज्वाइन किया था और उसमें फिर नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। आज हम जुड़े हैं एक ऐसे आम आदमी पार्टी के युवा नेता से जो 2 बार से पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में देवली से विधायक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम चौहान जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्टिगेशन में सर। तो सर, सबसे पहला सवाल आपका कि आप राजनीति से कैसे जुड़े? राजनीति अन्ना आंदोलन में गए थे हम लोग, तो उसके बाद सोशल वर्क करना था, लोगों की मदद करनी थी, तो सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हम फिर से अपने काम में चले गए। तो बाहर से दूर से रह के आदमी जितना सोशल वर्क कर सकता है, तो सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मजबूत करने का काम। तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा और मुझे लगा कि ये सरकार का काम नहीं है, ये आम पब्लिक का, आम लोगों का काम है, हमें करना चाहिए, मतलब इसकी सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। तो मैं उससे फिर से जुड़ गया और मैं देवली विधानसभा में, पूरी देवली विधानसभा में जितने स्कूल थे उन सबका कोऑर्डिनेटर बन गया। बहुत अच्छा लगता था उसमें। उसी बीच में मेरे जो शीर्ष नेतृत्व के जो आज बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। और ऐसा मेरा था नहीं मन कि मुझे चुनाव लड़ना है या ऐसा कुछ नेता बनना है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कि ठीक है, देख लिया जाता है इसमें क्या करना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उस समय कि बहुत आसान है जीतना, क्योंकि हम लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच में होती नहीं जीतना, ठीक है जीत के कर लेंगे। तो चुनाव लड़ लिया, जीत गया। उसके बाद पार्टी ने मुझे 2 बार एलओपी बनाया नगर निगम में, क्योंकि विपक्ष में आए थे वहां पर। बहुत सारी पार्टियां, आपने ये आम आदमी पार्टी में क्यों ज्वाइन की? नहीं, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने तो एक मूवमेंट था, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट था, वो ज्वाइन किया था। और उसमें फिर जो हमारी टीम थी पूरी, वो उस टीम ने एक पार्टी बनाई। तो हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हमने पार्टी बनाई। तो मैंने ज्वाइन नहीं करी है पार्टी। इस पार्टी में जो फाउंडर मेंबर्स में से मैं हूँ। जब ये पार्टी बनी तो मैं उसमें शामिल था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पार्टी ज्वाइन करी है, और ना पार्टी ज्वाइन करना, ये सब तो बेकार की बात है। मुझे लगता है कि आदमी कहीं पर भी, किसी भी रूप में अगर वो काम करना चाहता है लोगों के लिए, तो कर सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि आपको नेता ही होना चाहिए। और देवली विधानसभा में जो हमारी जनता, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और आपने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए? देखिए, इसमें विधानसभा थोड़ी डिफरेंट है। कहीं पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहीं थोड़े रोड्स और सेफ्टी का इशू है, और कहीं ऑलमोस्ट ठीक है। जैसे दक्षिणपुरी है, वहाँ पर सीवर है, पुराने हो गए हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत है। आपने उनके लिए क्या क्या कदम उठाए? अभी तो देखो, अभी तो मुझे सिर्फ 3 महीने हुए, और अभी जस्ट हमारा बजट का जो लेटर आता है कि भाई आप काम शुरू कर सकते हैं, तो वो काम हम शुरू कर दिए। हमने एस्टिमेट बनाए, जो ज्यादा प्रॉब्लम वाले ब्लॉक्स थे उन ब्लॉकों में हमने रिपेयरिंग का काम ले लिया है। उसके अलावा जो संगम विहार के क्षेत्र में, जो देवली विधानसभा का संगम विहार पड़ता है, उसमें कुछ रोड है जो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब है, तो उनमें हम शायद आजकल में काम शुरू करा लेंगे। और नए कुछ रोड हैं, उनको बनाने के लिए आइडेंटिफाई कर लिया है। और तिगड़ी की झुग्गियों में हम नई लाइन डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एस्टिमेट बनना शुरू हो गया उसमें, क्योंकि बहुत अभी हमें सब कुछ मिला है। और मेरे लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि काउंसलर से विधायक होना अपने आप में एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट अधिकारी हैं, तो उन सबसे समन्वय बनाना, लोगों से मिलना, कैसे काम कराना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट से सबसे मिलना, तो ये सारी प्रक्रिया हो गई है। अब हम काम की तरफ आगे बढ़ गए, और मैं संगम विहार में बांध रोड पर ब्यूटिफिकेशन के माध्यम से एक अलग से कुछ नया करने जा रहा हूँ। वो बहुत जल्दी जनता के सामने होगा। आप 2 बार से पार्षद रहे हैं और डायरेक्ट आपको विधायक की टिकट मिली है। केजरीवाल जी ने कैसे आप पे अपना ट्रस्ट जताया? मैं पार्टी का मतलब जो बेस का जो कार्यकर्ता है, शुरुआत का जो कार्यकर्ता है, मैं मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो विधायक के टिकट के लिए, जिनको चाहिए होता है विधायक का टिकट, लेकिन आपको इनसे चुना गया है। मैं कैडर से आता हूँ। एक बात, मैं किसी पार्टी के लालच में नहीं जुड़ा था, ये उन्हें पता है, मेरी पार्टी के लोगों को पता है। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है उनकी, वो भी पता है उन्हें। और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है अब तक पार्टी ने, वो मैंने बहुत बखूबी निभाई है। और मतलब
अपने आप में पार्षद बन के एक बार में पार्षद इतना बदनाम हो जाता है, 2 बार में तो सोचो ही क्या होगा उसका। मैं 2 बार पार्षद रहा, उसके बाद विधायक बना और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जब मैं पॉलिटिक्स में आया और इतना मेरा सफर हुआ है, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि अपने आप को बेदाग रखना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जरूरी होता है ये कि आप अपने आप को बेदाग रखो, गलत काम से बचो। क्योंकि बहुत पार्षद कोई भी दिल्ली में हो, बहुत इजीली बदनाम मिल जाएगा आपको, बदनाम हो जाएगा कोई भी पार्षद, क्योंकि कई बार आरोप लग जाते हैं, कई बार कुछ गड़बड़ें भी होती हैं। मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से रखा है कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं कमाऊंगा, मतलब नहीं होगा पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत आगे बढ़ा हूँ। लोग कहते हैं पैसे से तरक्की होती है, मैं पैसे से तरक्की ना मान के मैं राजनीति में तरक्की मान रहा हूँ कि 2 बार पार्षद राजनीति में आने के बाद तो लोग पैसा बहुत कमाते हैं, ऐसा कहना है। पैसा कमाना या फिर तरक्की, अपनी इमेज, अपने लोगों के बीच में विश्वास, तो 2 ही चीजें मिलती हैं, पैसा ले लो या अपना मान सम्मान, इज्जत जो घर वालों की लगी है, जो जनता की लगी है, जो लोग हमें मानते हैं, जो पार्टी को मानते हैं, जो मेरे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं, जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाई उनको मानते हैं। अगर उन सबका ख्याल मेरे दिमाग में आता रहेगा बार बार, तो मैं वो पैसे वाला ऑप्शन तो नहीं चुनूंगा, क्योंकि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। जैसे बाहर रोड पर ही आपको मिल जाएंगे, कहीं भी घर मोहल्ले में कहीं पर मिल जाएंगे, वैसा ही मैं हूँ। मुझे अगर ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे इसका सही उपयोग करना चाहिए। जिन्होंने दिया है उनकी बातों पर भी खरा उतरना चाहिए, उनके जो उन्होंने उनके इरादे हैं उन पर मुझे खरा उतरना है। तो शायद पैसे की तरफ मैं नहीं देखूंगा। और किसी के लिए भी अगर वो ये सोच लेगा कि मुझे कोई जिम्मेदारी किसी ने दी है और बहुत सोच समझ के दी है, तो उसकी इज्जत भी इससे जुड़ जाती है, तो वो ख्याल रखना पड़ता है मन में। जब से आप देवली में विधायक बन करके आए हैं, तब से आपने सबसे बड़ी मतलब काम क्या किया है जनता के लिए? अभी तो हम टैंकर्स के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, और जो पहले पानी के नाम पर पैसा इकट्ठा होता था, जो टैंकर माफिया के साथ मिलके जो घालमेल करके उनसे पैसे इकट्ठे करे जाते थे, उसको हमने अंकुश लगाया है और काफी हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन आज भी आपने बोला कि माफियाओं के साथ पहले भी तो आपकी ही गवर्नमेंट थी दिल्ली में। हाँ बिल्कुल थी। तो फिर ये माफिया तो मतलब सच्चाई नहीं बोलूं, मतलब अगर मेरी गवर्नमेंट थी तो मैं कहूँ कि पहले जो एक्टिव नहीं थे माफिया, एक्टिव थे, खूब एक्टिव थे। मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं इस बात से क्यों पीछे हटूंगा कि नहीं मेरी सरकार थी, मेरी पार्टी थी तो एक्टिव नहीं थे, तब भी एक्टिव थे, क्योंकि पहले भी अफसर हमारी नहीं सुन रहे थे। और आज भी अफसरशाही इतनी हावी है कि अफसर आज भी जो जल बोर्ड में एक्शन है वो डायरेक्ट पैसे लेता है वहां से, इनसे टैंकर माफियाओं से। एक्शन के मिली वक्त से पानी बिक रहा है, गाड़ियां चढ़ रही हैं, जबकि बहुत सिंपल सा मापदंड है उसमें। बहुत अच्छे से ये है कि आपका जो जियो कोऑर्डिनेट होता है, जियो मतलब जो आपकी मैपिंग जो होती है वो पता रहती है, आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कहाँ टैंकर जा रहा है, कितने चक्कर लगे, चक्कर नहीं लग रहे हैं, गलत जगह जा रहा है पानी, बावजूद उसके बिल बन रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अफसरों की होगी। मैं तो बिल बना नहीं रहा हूँ ना बैठ के, मैं लड़ रहा हूँ बार बार जाके। कल भी सीएम साहिबा से मिल के आया हूँ, 2-3 बार अपने जल मंत्री से मिल चुका हूँ, मैं सारी शिकायतें दे चुका हूँ, सीओ से मिल चुका हूँ कई बार। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले वो वाला नहीं है कि उतना अंकुश लग गया हो। अंकुश आज भी एक लिमिटेड लगा हुआ है, क्योंकि अफसर मिले हुए हैं, उनको जो है समझाना, उनको जो है टाइट करना थोड़ा टफ है। लेकिन मैं लगाऊंगा इसमें और करके रहूंगा। जो भी अफसर है वो ये सोच रहा है कि मैं पुराने वाले माफियाओं के साथ मिलके या आज कुछ नया तिकड़म करके बच जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा तब भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी दूसरी पोस्टिंग पर भी जाऊंगा, वहां भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे अफसरों को बिल्कुल घर बैठा के मानूंगा। आप युवाओं के लिए रोजगार का क्या अवसर लाना चाहते हैं? युवाओं को, क्योंकि अभी युवा का जैसे देखा जाता है, सभी युवा मतलब मैक्सिमम लोग कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहें? नहीं, आप सभी युवाओं को ना ये सोचना पड़ेगा आज की डेट में। शायद आप जब छोटे थे तब, और जब आप छोटे थे उन बच्चों को देखोगे, उनमें आपसे कई गुना ज्यादा एडवांस आपको टेक्नोलॉजी लगेगी, बच्चों में समझ लगेगी। आपके फादर से कभी शेयर करना, अपने बड़ों से शेयर करना कि क्या वो आपकी उम्र में इतने इंटेलिजेंट थे जितने आप हो। तो आप अपने आप में बहुत टेक्निकल हो, इंटेलिजेंट हो, आपको दुनियादारी पता है, और इंतजार मत करो कि कोई सिखाएगा, कोई बताएगा। जब आप करोगे, क्योंकि कोई भी काम पहली बार कोई करता है, ऐसा नहीं है कि वो सीख के आता है फिर करता है। जिसने सिखाया है वो भी कहीं ना कहीं उसने भी पहली बार किया होगा। तो आप में जो भी सोचा हुआ है वो बस निकल के करना शुरू कर दो। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ता, और बहुत कम समय मिलता है जिसमें आप ये सब रिस्क ले सकते हो।
जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आप रिस्क से और ज्यादा डरने लगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे चल के रिस्क ले पाओगे। आज ही आपके पास समय है, 20 साल से 25-30 साल तक का आपका समय है कि आप इसमें जितना रिस्क ले सकते हो लो। और नौकरी मत ढूंढो प्लीज, नौकरी कैसे देनी है ये सोचो, तो आपका बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाएगा। आप नौकरी ढूंढते रहोगे, नौकरियां सीरियसली नहीं है, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि लोगों की इतनी जरूरत नहीं है। तो आप नौकरी ढूंढोगे और ऊपर ऊपर से नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो एआई वगैरह इतनी सारी चीजें आ गई हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको रोजगार खुद ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जिसमें दूसरों को रोजगार दे पाओ। सर एआई से तो जॉब मिल ही रही है, ऐसा नहीं कि एआई हमारे लिए सिर्फ निगेटिव थिंकिंग लेकर के है। नहीं, जो आपके बहुत सारे जहाँ पे बहुत सारी मैन पावर की जरूरत होती थी, वहां से एआई आपको बेरोजगार कर रहा है। और जहाँ पर एआई आपको जहाँ लोगों की जरूरत है, वो बहुत कम, वो है कम संख्या में आपको हायर होंगे वहां पर लोग। लेकिन एआई भी जरूरी है, क्योंकि देश की तरफ हमारा एआई की अपनी जगह अपना स्पेस है। आपको अपने आप को, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपने आप को परिवर्तित करती रहती है, चाहे इंसान हो, पेड़ हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो हमेशा बदलते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप उसी धुन पर चलते रहो कि नहीं एआई आ गया तो हमारा क्या हुआ, ऐसा नहीं है। एआई का अपना काम है, आपको अपना कुछ सोचना पड़ेगा और रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो सबसे बड़ी सुरक्षा आती है महिलाओं की सुरक्षा। आप देवली में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने ना बहुत ज्यादा बोल बोल के ना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महिलाओं को खुद ही डरने लगने लग जाए। जो लीडर है ना, वो भी डरने लग जाए कि नहीं मैंने मतलब ऐसी महिलाएं भी देखी है जो एक थप्पड़ में आदमी को बेहोश कर दे, वेट लिफ्टिंग करती हैं, ये सब उनके अंदर भी एक भय बैठ गया है, सिर्फ इसलिए कि एक बहुत ज्यादा स्लोगन चल गया है, महिला सुरक्षा, महिला महिला महिला। महिलाओं को ना पहले एहसास कराना पड़ेगा कि आप बेचारे नहीं हो, आप आधी आबादी हो इस दुनिया की, और आपको जो है ना मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ये सिंपल सा है, जैसे कोई गरीब आदमी का आप करना शुरू कर दो कल से बात, गरीब आदमी की सुरक्षा का क्या है, गरीब आदमी की सुरक्षा क्या है, तो गरीब आदमी को और ज्यादा डरने लगेगा कि मुझे कोई पीट ना दे रात में, मुझसे कोई छीन ना ले, मुझे कोई पकड़ ना ले। लेकिन आज बहुत सारे केसेस आते हैं सबसे पहले हमें इसमें महिलाओं को, जो बेटियां हैं, उनको ना एक कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि आप अलग नहीं हो, आप कुछ ऐसी नहीं हो कि आपसे कोई कुछ छीन के भाग जाएगा। आपको ऐसे कहा जाएगा भाग के, आपको जो है निडरता से रहना पड़ेगा, आपको एकदम मुखर जवाब देना पड़ेगा। आप बेचारी बनोगे, लोग हावी होंगे आप, और ऐसा नहीं लोग आदमी हावी होंगे आपके जो ग्रुप होता है उसमें भी देखना, जो बेचारी लड़की होती है और ज्यादा बेचारी हो जाती है। तो आपको पहले उनको अंदर से कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप जो है इंसान हो, कोई मशीन, कोई वस्तु नहीं हो जो कोई आपको छेड़ के चला जाए, कोई आपको कुछ 19-20 करके चला जाए। तो वो एक पार्ट है जो मिसिंग है। आपको नहीं, आप अलग थोड़ी, ऐसा क्यों? सरकार ने जो काम करना है वो करना चाहिए, उसमें सजेशन देते रहे कि भाई सुरक्षा होनी चाहिए, कोई ऐसा गलत काम करता, उसमें तमाम कानून आ गए। आप भी जानते हो महिला सुरक्षा को लेकर इतने कानून है देश में, बाहर शायद ही बहुत कंट्री में होंगे कि रेप का है, छेड़छाड़ का है। सर कानून आते तो है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट तरीके से नहीं किया जाता। इसीलिए बोल रहा हूँ आप, फिर अब ना क्या करेगा आदमी, कानून तो लाएगा। मतलब सरकार से जब भी आप बात करोगे, हम कानून बना देते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो तो जो आपके अंतरात्मा से मजबूत होंगे तब हो पाएगा। आप अगर कहोगे कि नहीं हम बेचारे ही हैं और उनको एहसास कराते रहोगे कि आप बेचारे हो, तो फिर वो बेचारे हैं। ऐसा नहीं है, आप उनको कहो नहीं आप आधी आबादी हो, और आप भी उतना ही दम रखते हो जितना सामने वाला आपको छेड़ने की हिम्मत रखता है, तो आप भी उसे पीटने की हिम्मत रखते हो, आप उसे जवाब देने की हिम्मत रखते हो। सहना नहीं है। बाकी सरकार ने जो काम करने वो करेगी, उसको कोई नहीं है। मेरी तरफ से जितने भी डांस स्पोर्ट हैं उनको ठीक करेंगे। बसेस जो है ज्यादा से ज्यादा अंदर तक आ सके एरिया में, वो हम कोशिश करेंगे। सारी बसें आए, कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे कैमरे, और हम लगाने जा रहे हैं। मेरी बात हुई है, सरकार में बात हुई है, ये सारे हम काम करेंगे। लेकिन वो जो महिलाओं के अंदर जो खुद का कॉन्फिडेंस है ना, आप सुरक्षा लगा दोगे, आप कैमरे लगा दोगे, कानून सख्त कर दोगे, बाहर पालन भी हो रहा होगा, लेकिन घर में उसको कथी पीट रहा, उस पर क्या लाके लेके आ रहे हो आप, वो तो बता भी नहीं रही आपको घर के बाहर। तो जब एक मर्द घर में उसे पीट रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, फादर जो है बेटे को खेलने जाने दे रहे हैं, बेटी को नहीं जाने दे रहे हैं, इसको कैसे बदलोगे आप? अगर इसमें तो बहुत बेसिक है ना, इसको समझना है आपको। आप घर में कमजोर कर रहे हो बेटियों को, उसको बाहर जाकर डर लगेगा ही, क्योंकि पति है, आदमी मारते हैं भाई,
इनसे कुछ नहीं बोलना, पति की ट्राई, वो घर के बाहर भी नहीं बता रही है, कानून क्या करेगा उसमें? तो उसको शुरू से ही अपने घर से तैयार करना पड़ेगा कि बेटा बराबर है, हाथ लगा दे कोई तो बिल्कुल विरोध करना है उसका, आपको कोई उल्टा बोले उसका जवाब देना है, ऐसे नहीं सहना है। क्यों सहेगी लड़की? जब वो घर में सहना शुरू करती है उसके बाद बाहर आके उसे सहने में बहुत आसानी लगती है। फिर कुछ गलत लोग होते हैं जो राक्षस कहो उनको कुछ भी कहो, वो कुछ गड़बड़ कर गलत कर देते हैं, और गलत करने के बाद उनका फिर जो भी है सजा वजह जो भी है, लेकिन उसके साथ तो हो गया ना जो होना है। तो उसको ऐसा थोड़ा निडर निडर रहना पड़ेगा। मैंने भी दुनिया देखी है, मैं बाहर निकलता हूँ, लड़की ना जब चलती है ना निडरता से, हिम्मत नहीं होती किसी की, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जो अपना चाल ढाल है, उसका जो बर्ताव है वही बता देता है कि थप्पड़ मारेगी लड़की अगर इससे कुछ फालतू बोलोगे। अगर वो खुद ही सहमी डरी चलेगी, लोग तो यहाँ पर तो फायदा उठाने बैठे हैं ना लोग। शेर को क्यों नहीं पकड़ के कोई खा पाता? शेर को कोई क्यों नहीं पकड़ के खा पाता? चीते को कोई क्यों नहीं पकड़ पाता? मुर्गी को कोई पकड़ लेता है क्योंकि वो बेचारी डरती है, खा जाते हैं, बकरी को खा जाते हैं। ये तो निडरता लानी पड़ेगी। तो इसमें जो है ना घर से शुरू करना पड़ेगा। और आप भी जब भी आप अपना कोई भी ऐसा मोमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह करते हैं कि बेटी को घर से सुरक्षा देना शुरू करो। बाहर तो दुनिया देख रही है, बुरा भी होगा तब भी सजा मिलेगी दूसरे आदमी को, और उनमें से कुछ लोग बचा भी लेंगे उसको। घर में जो हो रहा है उससे कौन बचा रहा है? आप अपने कार्यालय में जनता से संवाद बनाए रखने के लिए किस तरह से मतलब कोशिश करते हैं कि? देखिए अभी तो हमारी बहुत शुरुआत है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आपके पोस्ट पे आ जाते हैं वो तो मिलते भी नहीं है, जनता से बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये सही बात है, क्योंकि हो सकता है थक जाते हो, और शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी थका नहीं, अभी जो शुरुआत है मेरी, इसलिए मैं ऑफिस ही विजिट थक भी जाते हैं और सत्ता की पावर भी रहती है। पावर जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, जो एक विधायक कर सकता है, जो एक पार्षद कर सकता है, जो एक सांसद कर सकता है, वो सारे काम एक आम आदमी भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बजट लाना है आम आदमी भी लेके आ सकता है, रोड बनाना है आम आदमी भी खड़े होकर बनवा सकता है, उसे लगना पड़ेगा। तो ऐसी कोई पावर नहीं अलग से कि सुपर पावर कोई आ गई है कि जनता को अब देखना बंद कर दो, या कोई बात नहीं, जितनों से मिल पाता हूँ उतनों से मिलता हूँ। फिर भी बहुत लोग रह जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मिल रहा हूँ अपनी तरफ से, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ। अभी मेरी बहुत ज्यादा विजिट्स नहीं है जनता के बीच में, लोगों के बीच में, लेकिन मैं ऑफिस लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो ऑफिस में कंप्लेंट्स आ रही है, ऑफिस में लोग जो आ रहे हैं उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जो लोग परेशान है वो खुद चल के आ रहे हैं, उनके समाधान के लिए मुझे बैठना जरूरी है। तो मैं दक्षिण में बैठ रहा हूँ, मंगलवार को तिगड़ी वृद्धाश्रम बैठ रहा हूँ, और उसके बाद शनिवार को सी ब्लॉक बैठ रहा हूँ, और बुधवार को संगम विहार बांध वाली रोड पर बैठ रहा हूँ। उसके अलावा जो लोग कहीं खास बात होती है, कोई वजह है, तो वहां जाके वो भी समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल जो होगा मेरा ऑफिस का बहुत कम समय होगा और लोगों के बीच में ज्यादा होगा, और ये मैं 6 महीने के बाद, मतलब अपने चौथा महीना चल रहा है, 6ठे महीने के बाद शुरू कर दूंगा। ऑफिस में बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा, लेकिन लोगों के बीच में ज्यादा रहेगा। आपके सामने आई सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है सर, जिसको आपने बहुत झेला है? चुनौती मतलब काम है उसमें, अब कोई ऐसी कोई खास चुनौती नहीं है। नहीं, कोई काम करने गए उसमें, जैसे कि अभी तो आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके अपोजिट गवर्नमेंट है, आपकी तो है नहीं सर, तो इसमें आपको कभी कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और पड़ेगा भी नहीं। मतलब काम है, काम में मेहनत तो लगती है। अब आप उसको चुनौती समझ लो, उसको पहाड़ समझ लो, किसी को बखान करो कि इतनी दिक्कतें थी। काम तो आप बहुत, एक गिलास भी उठाओगे ना पानी का, वो भी उठाना एक शरीर की एकदम लगता है, उसको उठाते हैं, है ना, वो कन्विंस करता है पूरा शरीर, अपना पूरा नर्वस सिस्टम कन्विंस करता है कि उठा लो उसको। तो आपको समझना है कि उस काम को आपने बहुत बड़ा समझ लेना या बहुत छोटा। मेरे लिए काम है और ये सब मेरे काम है, तो मैं काम करूंगा। चुनौती जैसी कोई चीज नहीं है, सारे काम है, मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा। मेरी जनता से जो भी काम है, जो मैंने बोले हैं या जो होने चाहिए, वो सारे काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो चुनौती है बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से होगा। सारे काम आसानी से आराम से होंगे, बस समय जो लगता है वो लगेगा। आपकी सरकार पे दारू घोटाला का आरोप लगा था, विपक्षों के द्वारा लगाया गया था, इस पे आपका क्या कहना है? क्या निकला उसमें? निकला दारू घोटाला, मनीष सिसोदिया जी कई साल जेल रहे हैं,
नहीं तो निकला क्या अभी तक कुछ पता चला कि कितना मनीष सिसोदिया ने कहीं पैसे रखे हो, किसी से लिए हो, कोई फायदा उठाया हो? ये तो मनगढ़ंत एक वो था, सरकार उनकी थी तो हो गया उनका, मतलब सरकार उनकी बिना एविडेंस का मुझे जेल जाना पड़ा था। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है इस देश में बिना एविडेंस के जेल में जाना। एविडेंस से जेल में नहीं जाते, जेल में जाते हैं आरोप से। एविडेंस से तो हाँ, सजा हो जाती है। बिना आरोप कहीं चले गए थे? एविडेंस से होती है सजा। कितने साल? बिना आरोप कहीं चले गए थे जेल में? कैसे बिना आरोप के गए? मतलब आरोप तो आप तो सीधा संविधान पे सवाल उठा रहे हो। हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप एक बात कहो ना कि आपने आरोप लगाया, आपको जेल में डाल दिया। संविधान तब आएगा अरे जब संविधान उसमें अपना सजा सुनाएगा, संविधान को सजा सुनाएगा। ये जो कानून के दायरे में होटा ओढ़ के एजेंसियां जो दुरुपयोग कर रही हैं, ये संविधान है क्या? रोज कोर्ट इनको डांट रहा है एजेंसियों को। अभी भी ईडी को डांटा 2-3 दिन पहले कि आप ऐसे किसी को उठा के जेल में डाल दे रहे हो। तो ये संविधान है क्या? एजेंसियां गलती नहीं करती हैं क्या? कौन सी एजेंसी नहीं है जो गलती नहीं कर रही है? हर एक एजेंसी गलती कर रही है। हर एक एजेंसी अपोलोजाइज, हर एक एजेंसी माफी भी मांग रही है। सीबीआई से लेके ईडी से लेके सारी एजेंसियां जो गड़बड़ कर रही हैं, गलती करती हैं, फिर छूट जाता है। तो ये संविधान थोड़ी है। संविधान तो बचा रहा है। संविधान तो जब सजा हो जाएगी, वो संविधान जो जज बैठा है ना, वहां पर जज देखेगा संविधान के हिसाब से कि हाँ एविडेंस है, इसको जेल में डाल दो, वो होगा शराब घोटाला। अभी तक कोई शराब घोटाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी मनगढ़ंत कहानी है जो उन्होंने अपने हिसाब से कही दिल्ली जीतने के लिए, दिल्ली वालों को घुमाने के लिए। वो शायद उसमें कामयाब रहे। अब दिल्ली वालों को समझना है कि इस तरह के झूठे आरोपों में जेल में गए, उसके बाद इनकी सरकार आ गई। अब वो सरकार कितना आपके हित में काम करी, दिल्ली वालों को देखना है। अभी तो 4 महीने हुए, आराम से देखो, खूब पूरा समय है। एक बहुत बड़ी मुद्दा रही है सर, यमुना नदी की सफाई बहुत बड़ी मुद्दा रही है। इस पे आपको क्या लगता है कि आपकी गवर्नमेंट ने काम नहीं करी, तो अभी जो 4 महीने से काम चल रही है यमुना पे, वो कैसी चल रही है? आप देखो, हो सकता है यमुना ठीक भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी उसमें कोई मैं बताता हूँ। देखो, आपका पीछे से पानी आ रहा है गंदा, और दिल्ली में आया, उसको मैंने साफ कर दिया तो आगे जाके साफ हो गया। वो पीछे से तो गंदा ही आ रहा है। तो जब तक हरियाणा से जो पानी है, जो नजफगढ़ नाला है, वो अगर साफ होकर नहीं से यमुना में गिरेगा, तब तक यमुना साफ नहीं। यमुना में दिल्ली को कोई काम नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, यमुना में दिल्ली सरकार ने कोई खास काम नहीं करना है। जो काम करना है वो करना है जो पीछे से पानी गंदा आ रहा है, नजफगढ़ ड्रेन से जो गंदा पानी आ रहा है, हरियाणा से जो गंदा पानी आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है हरियाणा से, वो पानी अगर ठीक हो जाए, वो अपना ठीक डाले उस पानी को, तो यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। भाई वो तो सरकार ने ऑलरेडी एसटीपी प्लान लगे हुए हैं, और जरूरत होगी लगाने के लिए वो भी लगाएंगे। बहुत ज्यादा काम दिल्ली सरकार ने नहीं, जो ज्यादा काम करना था वो करना है हरियाणा में। वो काम किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो आपने पहले जानबूझ के गंदा पानी छोड़ा यमुना में, जानबूझ के ठीक नहीं होने दी, और फिर जो सरकार कर सकती थी उसके अधिकार भी छीन लिए एलजी ने कि नहीं, एलजी उसका चेयरमैन होगा, एलजी सब कुछ करेगा। उसके बाद जवाब मांग रहे आम आदमी पार्टी से। तो ऐसा नहीं होता है। जनता समझ जाएगी, कुछ समझ गई और कुछ समझ जाएगी। ज्यादा सर समझ गई होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती, आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती। नहीं, अभी समय है। देखो, लोगों को चॉइस है, लोगों ने आम आदमी पार्टी को नहीं चुना, बीजेपी को चुन लिया। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था हमारा, 1 लाख शायद 2 लाख से कम वोटों का फर्क है। नहीं, आप बोलो कि जनता अगर जनता समझती तो आज आम आदमी पार्टी होती है दिल्ली में, बीजेपी नहीं होती। जनता समझ जाएगी, कुछ समझ गई, कुछ समझ जाएगी। अब जो माहौल है ना दिल्ली में, भी पता चल जाएगा क्या बदला क्या नहीं बदला। आम आदमी पार्टी में क्या सहूलियतें थी, अब इनके समय पे क्या है। पावर कट शुरू हो गए हैं, रोडों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। हम कम से कम रिपेयर तो कर पाते थे, एलजी के रोकने के बाद भी गड्ढे मुक्त तो कर लेते थे, लड़ झगड़ के जैसे भी है। आज देखो कितना बुरा हाल है, बारिश हुई है, देखो दिल्ली में कितना बुरा हाल है। क्या अब एमसीडी में भी इनकी सरकार है, और दिल्ली में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, एनडीएफसी भी इन्हीं के पास है। फिर क्या इस बार रेलवे पुल नहीं भरा, वो जो सीपी में भरता है, भरा ना परसों? क्यों भरा? अब तो बीजेपी की सारी जगह। तो अब वो समझ जाएगी जनता कि भाई क्या फर्क है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सर, मोहल्ला क्लिनिक तो खुले थे, लेकिन वहाँ पे न डॉक्टर रहते थे, न पेशेंट होते थे। वो हो सकता है कोई एक आध केस ऐसा हो, पर ऐसा नहीं कह सकते। और जनता का कहना है कि वहाँ पे
उनके अलावा सब रहते थे, बस ना डॉक्टर और पेशेंट नहीं जनता रहते का थे। नहीं है, ये बीजेपी का कहना है और बीजेपी के माध्यम से जो मीडिया है उसका कहना है, जनता का नहीं है। जनता इससे बहुत लाभ ले रही थी, जनता को इससे फायदा हो रहे थे। मेरी विधानसभा में ही 4-5 मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाकर विजिट कर सकते हो, डॉक्टर भी बैठते हैं। और ऐसा कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं था जहां पर डॉक्टर ना हो और वो मोहल्ला क्लिनिक में लोग खड़े हो। अगर नहीं था कहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट में दिक्कत आई थी एलजी के समय पर, तो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद था। ऐसा नहीं था कि चालू है और वहाँ डॉक्टर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब मन गढ़ंत कहानियां थी, उसको मीडिया ने बहुत अच्छे से उछाल उछाल के दिखाया लोगों को कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, था कुछ भी नहीं। उसका नतीजा था ये जीत गए। अब उसका जो भुगतान है वो दिल्ली के लोग कर रहे हैं, और अब करिए, अभी करेंगे। और बिजली फ्री कर देना, इस पे भी विपक्ष की टिप्पणी थी कि बिजली फ्री कर देना ये कौन सी राजनीति है। कौन सा विपक्ष? विपक्ष बीजेपी ने कही थी बिजली नहीं, वो उन्होंने कहा राशन फ्री नहीं करना चाहिए बीजेपी ने। बिजली फ्री पे भी अब उन्होंने कहा राशन फ्री 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं देना चाहिए। वो क्या फ्री नहीं था जो फ्री राशन था? लेकिन अभी तो बीजेपी ने खुद टिकट फ्री कर रखी है। नहीं, मैं अब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या बीजेपी खुद पहले फ्री नहीं दे रही थी? जो चीज बेसिक है, जो चीज जरूरत है लोगों को, वो फ्री देना सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, ये महिलाओं के लिए ही बिजली ये बस टिकट फ्री क्यों होती है, पुरुष के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए इसलिए होती है, जो आपका महिला सशक्तिकरण की जो बात कही थी ना आपने, उसी से जोड़ के देख सकते हैं कि एक महिला जो है बहुत मुश्किल से घर चलाती है, और उसको आज भी हमारे समाज में सैलरी पुरुषों के बराबर नहीं दी जा रही है। अच्छा, दी जाती है, ऐसी बात है? नहीं दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जिन महिलाओं को बराबर मिल रही है ना, उनको बस की जरूरत नहीं है। जिन महिलाओं को सैलरी बराबर नहीं ज्यादा मिलती है, उनको बस की जरूरत नहीं, उनके पास गाड़ियां हैं अपनी। जिन महिलाओं का जो अनऑर्गेनाइज जो आपका जो वर्क है, जो काम है, कोई घर में काम कर रहा है, किसी का मेड का काम कर रही है, किसी के यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम कर रही है, वो जो दिहाड़ी वाला काम है। कोई पुरुष भी है जो दिहाड़ी का काम कर रहा है, लेबर? ये आपकी शायद आपको पता नहीं, क्यों नहीं ये पता है, मैं बता रहा हूँ। आज भी दिहाड़ी महिला को कम मिलती है, पुरुष को ज्यादा मिलती है। आप जाके चेक कर लो, और कहीं भी चेक करना तो ये तो किसी भी। और ऐसा नहीं है कि जितना पुरुष कमाते उतना ही महिला, पुरुष से ज्यादा भी महिला कमाती है। मैं कह रहा हूँ उसको जरूरत नहीं है आपकी सब्सिडी की। जो ज्यादा वाली है ना, वो बहुत कम परसेंटेज है, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है आपकी। उनके वो टैक्सी बुक कर लेंगे, उनके पास अपनी गाड़ियां हैं, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है आपकी बस की, जरूरत नहीं है आपकी किसी सब्सिडी की, जरूरत नहीं है। सब्सिडी की जरूरत उनको है जो अभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ और पता कर लेना कि उसको क्या मिल रहा है और एक पुरुष को क्या मिल रहा है, वही आपको पता चल जाएगा। कम से कम 150-200 रुपए का फर्क होगा उसकी दिहाड़ी में ही। उसके लिए थी ये कि वो घर से निकल के जाए काम करने, तो उसके वो पैसे बच पाए। और वो कई बार पैसे बचाने के लिए वो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो पैदल भाग रही थी ना, वो बस में बैठ के चले जाए 10 रुपए 20 रुपए बचाने के लिए। मेट्रो में 2-3 बोगी आरक्षित होती है महिलाओं के लिए जी। पुरुष को भी तो पीछे से 2-3 बोगी दे देते सर। नहीं, पुरुष के लिए देखो, महिलाओं को देखो, इस एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी। महिलाओं का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और जो पुरुष का है, दोनों में फर्क है, ठीक है। और दोनों डॉक्टर की जब रिपोर्ट, आज सुबह रिपोर्ट देख रहा था, मेरी भतीजी की थी, उसमें बता रहे थे मेल के लिए हीमोग्लोबिन की क्या जरूरत है और फीमेल के लिए क्या है। तो फीमेल के लिए कम थी, तो इसका मतलब कुछ तो उसको बहुत ही देर खड़ी ना रह सके, उसको कुछ और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। और एक महिलाओं की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम अलग है पुरुषों से, ठीक है। या किसी महिला को होती है तो उसके लिए वो रिजर्व ऐसे सीट्स या ऐसे बॉक्स करना बहुत जरूरी है। वो आप ज्यादा महिला हो ज्यादा बेहतर समझोगे, तो इसलिए वो रिजर्व है। पुरुषों को अगर कर देंगे तो फिर बाकी ट्रेन किसके लिए है? ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए ज्यादा आरक्षण है, महिलाओं के लिए कम आरक्षण है। आज भी देख लो, महिलाओं के लिए कम सीटें होती हैं, लेकिन सारी तो पुरुषों के लिए, कहीं बैठ जाओ। नहीं, लेकिन जो आरक्षित नहीं उसमें तो महिला भी जा सकती है। जा सकती है, बिल्कुल जा सकते। लेकिन जो आरक्षित है उसमें पुरुष नहीं जा सकते। देखो, आप ये एज ए मीडिया आप बात कर सकते हो इस तरह की, लेकिन जब स्थिति ग्राउंड पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जरूरत है। नहीं, बहुत सारे लड़कों की ये सवाल है सर, बहुत सारे युवा कहते हैं कि अरे हमें तो सीट नहीं मिलती आरक्षित, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। उन युवाओं को पूछ के देखो कि आपको आपके फादर ने 9 महीने पेट में नहीं रखा था, आपकी मदर ने रखा था, ठीक है। और जब ये जवाब दोगे ना उनको, तो उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं क्यों जरूरत है उनको, महिलाओं को।
एमएलए होने के बावजूद आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, फैमिली लाइफ को या सबको? नहीं, बैलेंस तो नहीं है कोई लाइफ अभी, क्योंकि सुबह जाने का टाइम भी नहीं है, शाम को आने का भी टाइम नहीं है। और मतलब एक पहले मेरा एक शेड्यूल रहता था कि थोड़े दिनों में कहीं चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ या कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाओ। लेकिन अब बहुत टफ हो गया है, मतलब शाम को भी जाना टफ है कि आज शाम को कहीं जाना है, किसी रिश्तेदार के घर पे जाना भी टफ हो गया है। बहुत सारे रिश्तेदार, क्या मतलब 90% रिश्तेदार बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है ये समय नहीं देता है, ये ज्यादा बड़ा आदमी हो गया है। दोस्त भी नहीं है अब, मतलब दोस्त जो होते हैं दोस्त भी नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, तो अकेला इसलिए फील होता है क्योंकि बहुत जलता है। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ, जब ये कार्यकाल जब भी समाप्त होगा, इन 5 साल बाद हो जाए, उसके 5 साल बाद जब भी समाप्त होगा, उस समय मैं बहुत अकेला होऊंगा और वो शायद बर्दाश्त के बाहर होगा, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि लोग जो आप फिर से कोशिश नहीं करेंगे फिर से चुनाव लड़ना, फिर से इसी फील्ड में? देखो ऐसा है ना, हम कोई अमर होके नहीं आए हैं कभी, तो बात तो युवाओं को है ना। लेकिन अगर आप बढ़िया काम करोगे तो जनता फिर से आपको। देखो जो मैं आज काम कर सकता हूँ, कोई 60 साल का आदमी नहीं कर सकता है, ये मुझे समझना पड़ेगा। सर, आप में और 60 साल में बहुत की दूरी है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब एक एज जो होती है ना, आपको युवाओं को इसीलिए आगे करना होता है। युवा भाग के काम कर सकता है, मैं आज भाग के काम कर रहा हूँ, युवा भी करेगा आगे चल के। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैंने ऐसा थोड़ी कि हमेशा यही करना, राजनीति करनी है। राजनीति के अलावा भी बहुत काम है, वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति करनी है, तो लालच लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार विधायक बनूंगा, नहीं। अपना एक सही है, अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा, मुझे भी पसंद आएगा तो करेंगे कंटिन्यू, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, वो मैं बहुत मन से, बहुत दिल से निभाना चाहूंगा, उसको वो निभा रहा हूँ। 2029 में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं दिल्ली में? 2029 में पार्टी वापिस आएगी, और वापिस के साथ साथ मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं इस देश के एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। उस समय बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। भाजपा का अब दौर जो है वो वापिस की तरफ है, कांग्रेस कहीं उतनी उठ नहीं रही है, और अरविंद केजरीवाल के जो विचार है वो पूरे देश में एटलीस्ट सुने जाते हैं, उनको लोग सोचने की कोशिश करते हैं। लोगों को बहुत पार्टियों ने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत लोगों को लगता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पॉसिबल करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है 2029 में आम आदमी पार्टी का एक सबसे उभरने वाला जो साल है वो 2029 रहेगा। पार्टी सेंटर की तरफ रुख करेगी और अरविंद केजरीवाल जी बड़े नेता के रूप में नजर आएंगे। अगले 5 साल तक में आप देवली के लिए क्या क्या योजना लाएंगे? देवली के लोगों को पानी देना है, जो संगम विहार और जो देवली बी ब्लॉक और ये सब जितने एरिया हैं उनमें हर घर में पानी पाइपलाइन से देना। सीवर की लाइनें हैं, जो बेसिक जो सुविधाएं हैं जो एक आम नागरिक को मिलती हैं, वो मेरी विधानसभा के हर एक व्यक्ति को मिल जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा रोड सारे ठीक रहें और स्कूल सारे ठीक चलें, और एक कोई डिस्पेंसरी, अगर अस्पताल के लिए कोई जगह मिलती है तो अस्पताल, ये सब कोशिशें मेरी इन 5 सालों में करनी है। आप जब तक इस सीट पे हैं जब तक आप सत्ता में हैं, तब तक देवली की जनता कितने सुरक्षित है, ये आप बता दें। सुरक्षित है, देवली की जनता सक्षम है, मैं उनके साथ हूँ हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए। विधानसभा में लड़नी हो, आपकी बात कहीं रखनी हो, कोर्ट में लड़ना हो आपके लिए, जहाँ पर भी हो वो मैं आपके साथ हूँ हमेशा और खड़ा रहूंगा। तो सुरक्षा की कोई भावना नहीं लानी है, मैं साथ हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब जितना आप लड़ोगे उससे ज्यादा मैं लड़ूंगा, यही आश्वासन मैं दे सकता हूँ। आपकी जो मतलब कुछ आप अपने पर्सनल लाइफ से बताओ कि आपका क्या है, दिनचर्या क्या है सर? दिनचर्या सुबह मतलब 9 बजे के आसपास निकल जाना होता है घर से, और 10 बजे हर हाल में ऑफिस में आना है। उसके बाद दूसरे ऑफिस में जाना है, तीसरे ऑफिस में जाना है, या अधिकारियों से मिलना है, यही सब रहता है। शाम तक लेट तक हो जाता है ये, फिर लेट किसी की शादी ब्याह है उस पे जाना हो जाता है, तो मोटा मोटा 10-11 बज जाते हैं लोगों से मिलते मिलाते। फिर घर वापस जाके
थोड़ा ज्यादा लेट हो गया तो खाना नहीं खाया जाता है, थोड़ा टाइम से पहुंच गया तो खाना खा के सो जाना है, सुबह उठना है फिर वही करना है, सो जाना सुबह उठना फिर वही करना है। कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। आप अभी विधायक है लेकिन रेंट के कमरा में रहते हैं, इतने सरल कैसे है सर आप? मैंने कहा रेंट किराए पर बहुत दुनिया रहती है मेरी विधानसभा में, लेकिन विधायक नहीं रहते हैं। मुझे नहीं लगता नहीं रहते होंगे, मुझे लगता रहते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि रहते होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब विधायक होना, विधायक ही देखो, लोग कहते हैं कि जब विधायक, जो आपने भी कहा था कि विधायक रेंट पे नहीं रह सकता, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो विधायक होना बहुत बड़ी बात है। विधायक की चंदे से लड़ी जाती है। मैंने जनता से भी चंदा लिया, जो मेरे दोस्त थे उनसे चंदा लिया, बहुत लोग थे जो मेरे संपर्क में, मैंने चंदे में चुनाव लड़ाए। इसलिए मुझे पैसे कमाने की भूख नहीं है कि पैसे भी कमाओ, क्योंकि पैसे लगे, इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया मैंने, जिस पैसे चाहिए मुझे। सरकार सैलरी दे रही है, अब तो पहले सैलरी नहीं मिलती थी, तो घर चल पा रहा है। और जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे तो मैं घर भी लूंगा और अच्छा घर लूंगा, जनता को सबको पता होगा। चोरी छुपे नहीं रहूंगा कि भाई नहीं पैसे वहां घर ले लिया दूर कहीं, या छुपे घर ले लिया, किसी और के नाम से घर ले लिया। जो लूंगा बिल्कुल डंकी की चोट पर लूंगा, लेकिन मेरे पास मेरे पैसे होने चाहिए। मेरे पास सभी पैसे नहीं है और कोई आसार भी नहीं है कि फिलहाल मेरे पास पैसे आएंगे, क्योंकि आज तक मेरे पास अभी कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेस होता है फ्यूचर में, उससे अगर कुछ पैसे बनते हैं तो जरूर लूंगा, घर भी लूंगा। लेकिन मैं इस स्थिति में या इस पैसे से, जो विधायक की सैलरी है, उससे घर ले लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आने वाले 5 साल में भी घर ले पाऊंगा। लेकिन इस बीच में कोई धंधा पानी अगर कुछ कर लेता हूँ, साइड में कुछ बिजनेस कर लेता हूँ जो जनता के सामने होगा, तो मैं जरूर घर ले पाऊंगा, अदरवाइज घर नहीं ले पाऊंगा। मैं इस पैसे से घर नहीं ले सकता, आगे भी नहीं ले पाऊंगा। मतलब मैं तो अभी कह रहा भी नहीं, मैं आगे की भी कह रहा हूँ कि आगे भी इस पैसे से घर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई जोड़ा हुआ पैसा नहीं है। मेरे गांव में कोई जमीन नहीं है जिसको बेच के मैं यहाँ पे घर ले लूंगा। आपने 2 साल पार्षद के लिए काम किया है, फिर अभी आप विधायक हो, आप कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं तो ये मतलब बड़ी बात नहीं है, मतलब क्यों होना चाहिए पैसा पार्षद के पास? पार्षद की तो सैलरी भी नहीं है, ऑफिस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सत्ता में आते हैं, उनके पास पैसे हो जाते हैं। जो पैसे लगा के आएगा वो पैसे कमाने की सोचेगा, और जो पैसे कमाने की सोचेगा तो अपना जो व्यक्तित्व है, जो अपनी पहचान है, वो खो देगा। और कुछ खोने के बाद जो चीज आपके अंदर देख के लोगों ने आपको चुना है, अगली बार आपको नहीं चुनेंगे। यही कारण है कि पार्षद एक बार बनके वो दोबारा नहीं आ पाते, या 2 बार बनके फिर तीसरी बार गायब हो जाते हैं। बिल्कुल हजारों पार्षद दिल्ली में गायब हो चुके हैं अब तक। बहुत कम लोग हैं जो आगे निकल पाए हैं, शायद उनमें कुछ अच्छाइयां नहीं होंगी इसलिए, अदरवाइज इसी भंवर में फंस जाते हैं, बहुत कच्चे लालच में फंस जाते हैं, और वो अपना पॉलिटिकल कैरियर, जो सामाजिक कैरियर है, उसे बर्बाद कर लेते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी अब घर पे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं फिलहाल। वो पहले वो माली का काम करते थे, वो भी प्राइवेट। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा जोड़ा हुआ पैसा नहीं था कि मैं कह दूं मेरे पापा बिजनेसमैन थे तो पुराना पैसा है। कोई पैसा नहीं था पहला ही, तो बहुत सिंपल लाइफ, सिंपल जीना, और अगर होगा तो बिल्कुल लूंगा, छुपाऊंगा नहीं। परिवार के बारे में कुछ बताइए, कितने लोग हैं, क्या है? 2 भाई हैं मेरे से छोटे, एक बहन है मेरे से छोटी, और मेरी वाइफ है, मेरे पापा हैं, और यही फैमिली हमारी। एजुकेशन आपकी क्या रही है सर? मैंने इग्नू से BA कंप्लीट किया है, और कुछ स्कूलिंग मैंने फिरोजाबाद में की थी, उसके बाद दिल्ली से बस यही एजुकेशन, और मतलब कोई अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कुछ नहीं। अब आगे देखता हूँ, क्योंकि 8 साल इसी में फुर्सत नहीं मिलती है। जो समय है, घर वालों को समय नहीं दे सकते, रिश्तेदारों को समय नहीं दे सकते, तो एजुकेशन में के लिए समय दे पाओगे बहुत बड़ी बात है। तो अभी फिलहाल और कुछ नहीं है, यही है। अच्छा, जनता आपके पास कैसी समस्या लेकर के आती है सर? ज्यादातर जो समस्या, ज्यादातर सीवर पानी की समस्याएं हैं यहाँ पर, और सफाई की समस्याएं, जो मतलब बेसिक है, जो हमेशा रहेगी। मतलब समस्या आएगी, ठीक होगी, सीवर भर गया वो साफ हो जाएगा। पानी गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है, कहीं चढ़ने में, कहीं लाइन गल गई, तो ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ की जनता के पास नहीं है। दिल्ली में जो जनता है वो बेसिक में ही उलझी हुई है, मतलब सरकारों ने बेसिक में ही उलझाया हुआ है। काफी जनता बाहर बैठे हुए, मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक में किसी का भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो हम और आप सोचते हैं कि ये लेके आना चाहिए। देश को विकसित बनाने के लिए कोई समस्या लेके आए होंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी।
आप सुबह से शाम तक 1000 लोगों से मिल लो, किसी के पास देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, देश के लिए कोई बात करने नहीं आएगा। उसको उलझाया हुआ है इन सरकारों ने पहले से कि वो सीवर पानी लाइट राशन, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा देश चाइना से इतना पिछड़ा क्यों है, अमेरिका से इतना पिछड़ा क्यों। हमने अपने लोगों को तो 5 किलो राशन मटका के रखा हुआ है कि 5 किलो राशन मिलेगा उनको तो उनका काम चलेगा। तो इससे उभारना पड़ेगा। हम बेसिक चीजें दे नहीं पा रहे। किस जगह तो कमी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिल खोल के देना चाहिए कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ सीवर ना हो, पानी की कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं कर देते हम? फिर तो ये स्टैंडर्ड की बात करेंगे ना। अभी तो उन्हें सिर्फ सीवर साफ करा दो, नाली भरी कोई बात नहीं, पहले सीवर करा दो फिर नाली की बात करेंगे। तो ये बेसिक चीजें नहीं दे पाई अभी तक सरकारें। मेरी कोशिश ये है कि बेसिक चीजें देखें और एक अलग से एक प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें देश की बात हो कि देश को आगे कैसे लेके जाए, देश के विकास में देवली विधानसभा का क्या रोल हो सकता है, उस पर बात करें। ऐसा एक प्रोग्राम बनाऊंगा, कुछ लोग आइडेंटिफाई करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, उसमें यूथ को साथ में लूंगा। बहुत जल्दी ऐसी एक टीम बनाऊंगा जो देवली विधानसभा देश में क्या सहयोग कर सकती है उसे विचार किया। ये तो बहुत बड़ी योजना है सर आपकी। बहुत बड़ी नहीं है, एक आइडिया लेके आने। जो भी देश तरक्की कर रहा है वो लोग ही है और बहुत बेसिक लोग हैं जो देश को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हर बच्चा, हर यूथ अगर इस पर सोचने लग जाए तो बहुतों पे आइडिया होंगे, कुछ तो हम कर पाएंगे, तब वो करेंगे। हम क्यों नहीं अपने यहाँ के लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकते कि भाई आप भी आर्मी में जाओ, आप भी डॉक्टरी करो और आप भी तैयारी करो। इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पर कि कोई पुलिस की तक की तैयारियां नहीं करता मन से। पुलिस की, आर्मी की, सिविल डिफेंस की इतनी सर्विसेज हैं, किसी में कोई तैयारी करके राजी नहीं। बच्चे 12th करी उसके बाद नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। दिल्ली की, अब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे पिछड़े एरिया है उनमें सर अभी तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो बहुत बच्चा मतलब लगे पड़े हैं। उनके पास कोई प्रोफेशनली कोई डिग्री नहीं है, उनके पास प्रोफेशनल कुछ नहीं है। BA कर लिया, 12th कर लिया। सरकारें जो देश है वो बहुत ऊपर जा रही, तो दूसरी कंट्रियां वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे जा रही है। हम क्या BA की डिग्री लेके आगे साथ जाएंगे? हम क्या बेसिक एजुकेशन के साथ आगे लेके जाएंगे? हमें तो आगे जाना है ना। वैसा नहीं, मुझे लगता है कि हमें भी टेक्निकल होना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा, तभी हम देश के साथ सहयोग कर पाएंगे, देश के लिए काम कर पाएंगे। ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।